Assalamu alaikum dear students. So in this lecture we will talk about the thermoregulation. In previous lecture we have discussed about the renal failure, right? And today's topic is the thermoregulation. So thermoregulation, the word thermoregulation is derived from two words. Thermo means temperature and regulation means maintain. So thermoregulation is defined as that part of homeostasis in which the individual want to maintain its internal temperature constant or nearly constant, or the maintenance of a core temperature of a body is named as thermoregulation, right? कि हमारे बॉडी का जो फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर है, अगर हम उसको रेगुलेट कर ले, मेंटेन कर ले, कांस्टेंट कर ले या नियरली कांस्टेंट कोशिश कर ले कि हम इसको रेगुलेट कर ले, दिस इज कॉल्ड एज थर्मोरेगुलेशन. थर्मोरेगुलेशन, व्हाई थर्मोरेगुलेशन इज रेगुलेशन, इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन यह है कि दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म. और इस मेटाबॉलिज्म इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. उससे फिर क्या होगा? एंजाइमेटिक एक्टिविटीज होगी. और एंजाइम फिर क्या करेंगे? इसका इफेक्ट है, सॉरी, टेम्परेचर का एंजाइम पे इफेक्ट है. क्यों? क्योंकि अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए तो एंजाइम का जो सबस्ट्रेट एक्ट्रोसाइलेट एक्टिविटी मीन सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स जो बनाएगा वो नहीं बनेगा, और एंजाइम अपना 3D शेप जो है ग्लोबुलर प्रोटीन का वो लॉस करेगा. और जब एंजाइम लॉस हो गए तो ऑटोमेटिकली वी कैन नॉट सर्वाइव. ठीक है, ये हो गया. तो ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर रेगुलेशन ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इन टू मेजर कैटेगरीज, ectoderms and endoderms. Ectoderms are those organisms, as the name indicates. Ecto means outside, therma means temperature, means those organisms which are depending on the external environment, means that they cannot regulate their own temperature. वो अपने टेम्परेचर को रेगुलेट मेंटेन नहीं कर सकते, तो उसको हम नाम देते हैं एक्टोथर्म्स. मींस अगर बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ठंड है, सर्दी है, तो उसका बॉडी टेम्परेचर भी उस लिहाज से अपने आप को एडजस्ट कर पाएगी. अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में गर्मी है तब भी वो अपने आप को एडजस्ट कर पाएगी. मींस टाइम के साथ साथ उसमें भी फ्लक्चुएशंस आते हैं, चेंजेस आते हैं. लेकिन अगर हम एंडोथर्म्स को देख लें तो उसके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन होगा. सच लाइक मी, हम सब मैमल्स जितने भी हैं. क्यों? क्योंकि हमारा फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर लेट सपोज 36.8 या 37 है, तो बाहर चाहे जो भी हो, स्नोफॉल हो रही है या एक्सट्रीमली गर्मी है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, तब भी मेरा बॉडी का टेम्परेचर कितना होगा? 37 डिग्री सेंटीग्रेड होगा. हाँ, इसके लिए मतलब हम चेंजेस कर सकते हैं. मतलब सर्दी के मौसम में हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, स्वेटर वगैरह पहनते हैं. गर्मियों के मौसम में हम सफेद कपड़े पहनते हैं, कॉटन कपड़े पहनते हैं. क्यों? ताकि वो गर्मी से अपने आप को बचाने के लिए हम ये करते हैं. ठीक है, हम उसके लिए इकदाम करते हैं, लेकिन वो बॉडी का, हम एक्चुअली बॉडी को हेल्प दे रहे हैं. बाकी अगर आप सख्त इंतहाई गर्म कपड़ा भी पहने तब भी आपका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहेगा. ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड एज एंडोथर्म्स. एक्टोथर्म्स में हमारे पास कौन कौन से आते हैं? एक्टोथर्म्स, इसके लिए जो स्पेसिफिक टर्म है, दिस organism having the ectothermic phenomena are called as cold-blooded animals. सर्द खून वाले जानवर. ठीक है, cold-blooded animals. Cold-blooded are also called as phycylothermic animals. और इसमें हमारे पास invertebrates आते हैं, राइट? और मैमल्स में क्या आते हैं? सॉरी, वर्टिब्रेट्स में फिश, पाइसिस, amphibians and reptiles. Right? These are the three major components for the ectothermic activities. यानी हमारे पास जो एक्टोथर्म है वो ये तीन है. ठीक है, कि हमारे पास एक्टोथर्म्स में क्या क्या आएंगे? फिश भी है, एम्फिबियंस भी है और रेप्टाइल्स भी है. वो के जो कि अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते, वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते विद रिस्पेक्ट टू द इन्वायरमेंट. जैसे ही बाहर इन्वायरमेंट में गर्मी है तो उसका बॉडी टेम्परेचर भी उसके मुताबिक चेंज होगा. एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ठंड है, सर्दी है, उसका बॉडी टेम्परेचर भी उसके मुताबिक ही चेंज होगा. ठीक है, मतलब ये कि वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे डिपेंडेबल है, अपने आप को रेगुलेट नहीं कर सकते. सो दैट्स व्हाई दीस आर कॉल्ड एज एक्टोथर्मिक ऑर्गेनिज्म. एंड द ऑर्गेनिज्म
which contain the ectothermic phenomena are called as poikilothermic or cold-blooded animal. While the second, endo means inside, therma means temperature, so means that these are the advanced organism and having metabolic activities much stronger. So due to that metabolism, they produce their own temperature and they regulate their temperature. Right? So this is the endotherms are that type of organism which can regulate their temperature without the influence of the external environment. बाहर चाहे जो भी हो वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करेगी. And these endotherms are divided into two categories, homeotherm and heterotherms. Endothermic organisms are called as homeotherm. ठीक है? Or we can say the warm-blooded animal. ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म जिसमें एंडोथर्मिक फिनोमिना होती है उसको हम नाम देते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल. और वार्म ब्लडेड एनिमल्स के हमारे पास एग्जांपल क्या है? मैमल्स, राइट, एंड बर्ड्स. ओके, मैमल्स और बर्ड्स, these are the example of the endothermic organism or warm blooded animal. But endotherms are divided in two categories. This is very important point over here. होम्योथर्म एंड हेटेरोथर्म. होम्योथर्म वो होते हैं जो एनी टाइम अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं. अपना इंटरनल एनवायरनमेंट एनी टाइम उसका रेगुलेटेड होगा. ठीक है, इसमें हमारे पास क्या आते हैं? मैमल्स और बाकी बर्ड्स जितने भी हैं. लेकिन हेटेरोथर्म्स वो होते हैं जो कि कुछ कंडीशन में होम्योथर्मिक होते हैं और कुछ कंडीशन में ये कुछ कंडीशन में ये एंडोथर्मिक होते हैं और कुछ कंडीशन में ये एक्टोथर्मिक होते हैं. समझ नहीं आई? मतलब ये है कि ये टू स्टेज में पाई जाती है, एंडोथर्म और एक्टोथर्म. इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये है कि जब भी उसको एनर्जी मिलती है, फूड मिलती है, तो तब ये एंडोथर्मिक है, अपना टेम्परेचर रेगुलेट कर सकता है. लेकिन जब ये इसको फूड नहीं मिलती तब ये एक्टोथर्मिक होता है. So this phenomena is present in hummingbird and in some type of bats. कुछ बेट्स में, चमगादड़ में और हमिंगबर्ड में ये प्रोसेस पाई जाती है. ठीक है, ये प्रोसेस उसमें पाई जाती है क्योंकि हमिंगबर्ड जो है ये एनी टाइम फ्लाइट में होती है. सिर्फ और सिर्फ ये स्लीपिंग स्टेज में क्या होगी? ये नॉन फ्लाइट मोड में होगी. बाकी एनी टाइम ये फ्लाइट में होगी. और जब भी फ्लाइट में होती है तो ऑटोमेटिकली वो हीट को प्रोड्यूस कर रही है, वो एंडोथर्मिक है. लेकिन जब भी ये स्लीप स्टेज में चली जाती है तब ये एक्टोथर्मिक होती है. एंड दिस प्रोसेस, द स्लीपिंग कंडीशन ऑफ दिस हमिंगबर्ड, दिस इज नेम्ड एज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हियर. दिस इज कॉल्ड एज डेली टॉर्पोर. इसको नाम दिया जाता है डेली टॉर्पोर. डेली टॉर्पोर is a condition in which the heterothermic organism are in sleeping stage, and in sleeping stage they results into the ectotherms. Means वो अपने टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकता, वो एक्सटर्नल टेम्परेचर के बिहाफ पे होगा. लेकिन फिर जब एक्टिव होगा, फ्लाइट मोड में होगा, नेक्टर को फीड करेगा और उस नेक्टर की वजह से फिर क्या होगा? ये एंडोथर्मिक इन नेचर होगा. So this is all about the endothermic and ectothermic organism. यहाँ तक क्लियर हो गया? Any confusion? Okay, so let's talk about the thermoregulation in human. कि हमारे पास टेम्परेचर को हम किस तरह रेगुलेट करते हैं? The process of gaining temperature या producing heat, that is called as thermogenesis. Thermo means temperature or heat, genesis means formation. So the heat formation in my body, this condition is called as thermogenesis. Am I right? इसको हम thermogenesis का नाम देते हैं. So thermogenesis is produced in a body in two parts. The first one is called as shivering thermogenesis and the second one is called as non-shivering thermogenesis. Shivering thermogenesis is that process in which my muscles are directly involved. Such like, आप लोगों को एक एग्जांपल बता रहा हूँ. सर्दियों के मौसम में जब आपको ज्यादा ठंड लगती है तो हम क्या करते हैं? ये करते हैं. दिस इज कॉल्ड एज शिवरिंग थर्मोजेनेसिस. या फिर क्या करते हैं? ये करते हैं. ठीक है, इसी तरह दांत वगैरह कपकपाते हैं
सो दिस इज द शीयरिंग थर्मोजेनेसिस। इस तरह करने से हमारे माइटोकॉन्ड्रिया एक्टिव होते हैं एंड वी नो दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ग्रेड स्टेशन है। तो उसकी वजह से क्या होगा, टेम्परेचर प्रोड्यूस होगा and the production of temperature, this is called as thermogenesis. But if this temperature is with shivering, that is called as shivering thermogenesis. But we have another process that is called as non-shivering thermogenesis. Non-shivering thermogenesis is that type in which temperature is produced but that is not by means of the shivering. वो किसी और तरीके से होता है। And that process by which the non-shivering thermogenesis are produced, that is actually a hormonal control. ये किस चीज की वजह से होता है, हार्मोन्स की वजह से होता है। इसका मैं एक और एग्जांपल, बेहतरीन एग्जांपल बताता हूं। सुना होगा कि सर्दियों में मछली खाया करें, क्यों? Because that fish contain thyroxine hormone and thyroxine hormone is actually the heat producer, थर्मोजेनेसिस करता है, बट दैट इज नॉन शिवरिंग। क्यों? क्योंकि उसमें कपकपाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो यहां पर हमारे पास थायराइड हार्मोन है जिसको हम थायरॉक्सिन कहते हैं, दैट इज आल्सो नेम्ड एज टेट्राआयोडोथायरोनिन। थायरॉक्सिन हार्मोन का दूसरा नेम क्या है, टेट्राआयोडोथायरोनिन। तो ये हार्मोन जो है ये हीट को प्रोड्यूस करता है फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, लॉन्ग टाइम के लिए ये हीट को प्रोड्यूस करता है। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए एक और हार्मोन है, ये एक्चुअली थायराइड हार्मोन है। एक और हार्मोन है जो कि कॉर्टिकुलर हार्मोन, सॉरी जो कि एड्रिनल हार्मोन है। ठीक है, एड्रिनल मेडुला जो सीक्रेट करती है वो हार्मोन है, और वो हार्मोन फॉर द शॉर्ट टाइम वो टेम्परेचर को मतलब हीट को प्रोड्यूस करता है एंड दैट इज नेम्ड एज एड्रेनलिन। Right? Adrenaline and thyroxine hormone, these are non-shivering thermogenesis. और ये सीक्रेट होता है कहां से, एड्रिनल मेडुला से। एड्रिनल ग्लैंड सीक्रेट करता है ये। समझ आ रही है शिवरिंग और नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस की? इसी तरह जो हमारा थर्ड पार्ट है दैट इज हीट गेन एंड हीट लॉस। एज यूजुअल इस हीट गेन और हीट लॉस को इसको हम बार बार एक्सप्लेन करते जा रहे हैं इसी में। हीट गेन में यह है कि हम किस तरह अपने बॉडी में टेम्परेचर को मेंटेन रखेंगे, रेगुलेट करेंगे। तो इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या होगा कि हमारे बॉडी के ऊपर हेयर्स होते हैं विच आर सर्विंग एज अ इंसुलेटर। वो क्या है, वो इंसुलेटर है, और उस इंसुलेटर के थ्रू पर हम क्या करते हैं, हमारे बॉडी का जो हीट है वो मेंटेन रहता है, हम उसको लॉस होने से बचाते हैं। ठीक है, इसी तरह हम स्वेटर वगैरह पहनते हैं, ये भी इसका एक कंडीशन है। वेजो कंस्ट्रक्शन है, वेसल जो है ना वो कंस्ट्रक्टेड होते हैं ताकि ज्यादा ब्लड सप्लाई ना हो। ज्यादा ब्लड सप्लाई ना होगी तो ऑटोमेटिकली इवापोरेशन नहीं होगी। ओवर यूरिनेशन है, ओवर यूरिनेशन किस लिए होती है, क्योंकि स्वेट्स की प्रोडक्शन नहीं होती। सो दिस इज आल्सो द हीट प्रोसेस ऑफ अ सिम्पटम ऑफ अ हीट लॉस, अ पॉइंट ऑफ अ हीट लॉस। Am I right? सॉरी, हीट गेन। हीट लॉस में क्या होता है कि किस तरह हम टेम्परेचर को, हीट को लॉस करते हैं। तो इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज स्वेटिंग। स्वेटिंग के थ्रू, वेजिडाइलेशन के थ्रू। ठीक है, हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं, क्यों? क्योंकि मेरा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन रखूं मैं। इसी तरह ये एक्चुअली ये एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द टू सिस्टम या डिफरेंट पॉइंट्स के थ्रू हो सकती है। 4 डिफरेंट स्टेजेस है, कौन कौन से है, कंडक्शन है, कन्वेक्शन है, रेडिएशन है एंड इंफ्रारेड है। कंडक्शन, ओके, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। लेकिन आप अगर ये 3 ही पढ़ ले तो दिस 3 आर इनफ। कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ओके, सो दीज आर द 3 मेजर stages for the heat exchange. Conduction is actually that type of heat exchange in which between the two systems, which is actually directly. ठीक है, हमारे पास अगर 2 सिस्टम है हम उसको डायरेक्टली कनेक्ट कर ले तो उसमें जो हीट एक्सचेंज होगी, ठीक है, राइट, बाय डायरेक्टली अटैचमेंट।
वो एक्सचेंज विच अकर बाय डायरेक्ट अटैचमेंट। दो सिस्टम्स को अगर हम कनेक्ट कर ले डायरेक्टली तो उसको हम कहते हैं कंडक्शन। और हमारे पास जो कन्वेक्शन है, कन्वेक्शन दिस इज द रिमूवल ऑफ हीट फ्रॉम वन सिस्टम टू बाय द फ्लो ऑफ एयर और वाटर लेयर, ठीक है, ओवर द सिस्टम, ठीक है, या द एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द टू सिस्टम बाय मींस ऑफ वाटर और एयर, ठीक है, वाटर या एयर के थ्रू जो एक्सचेंज होगी, ओके, बाय वाटर और एयर, इसके थ्रू जो एक्सचेंज होगी दैट इज कॉल्ड एज कन्वेक्शन। उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम नाम देते हैं कन्वेक्शन का। While the radiation is actually the exchange of heat between the two systems by means of electromagnetic waves. Okay, electromagnetic waves के थ्रू जो एक्सचेंज होती है तो उसको हम नाम देते हैं रेडिएशन का। क्लियर हो गया हीट लॉस एंड हीट गेन में। इसी तरह रूल ऑफ हाइपोथैलेमस, रूल ऑफ हाइपोथैलेमस होता है इन केस ऑफ हीट लॉस एंड हीट गेन। किस तरह? जब भी हमें ठंड फील होती है तब क्या होगा, हम हाइपोथैलेमस को मैसेज करते हैं, हाइपोथैलेमस को मैसेज मिलेगी तो क्या होगा, वो थायरॉक्सिन हार्मोन को सीक्रेट करेगा, उसकी वजह से आपका हीट प्रोडक्शन स्टार्ट होगी। जब आपको गर्म फील होती है तब क्या होगा, तब वो पर्सपिरेशन मींस इवापोरेशन स्टेज ज्यादा होगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में फिर क्या होगा, दिस हाइपोथैलेमस दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी। ओके, थर्मोस्टेट मींस टेम्परेचर के लिए जो जीन है, टेम्परेचर को डिटेक्शन के लिए वो हाइपोथैलेमस में होते हैं। तो जो भी हम करते हैं, जो भी एक्टिविटी हम करते हैं दैट इज डिपेंडेबल ऑन द हाइपोथैलेमस। सही है, तो दिस इज द रूल ऑफ हाइपोथैलेमस इन अ टेम्परेचर रेगुलेशन और इन द हीट गेन एंड हीट लॉस। ओके, और जब भी आपको मतलब हीटिंग फील होती है तो स्वेटिंग होता है बॉडी से, ठीक है, उस स्वेटिंग के थ्रू फिर क्या होगा, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी भी डिक्रीज होगी, कूल टेम्परेचर की वजह से फिर क्या होगा, वैसो कंस्ट्रक्शन होगा और रिड्यूस हीट लॉस बाय रेडिएशन। और इस तरह का मीन्स ये कि सर्दियों के मौसम में हमारे बॉडी से इवापोरेशन नहीं होती, स्वेटिंग नहीं होती। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस थर्मोस्टेट उसको मैसेज देता है कि मैंने हीट को स्टोर करना है। लेकिन गर्मियों के मौसम में क्या होगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज डिक्रीज होगी। क्यों? ताकि ज्यादा हीट ना बने और इसी तरह स्वेट ग्लैंड जो है ना वो एक्टिव होते हैं ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा जो हीट है उसको लॉस कर लो। दिस इज ऑल अबाउट द रूल ऑफ साइटोप्लाज्म। The last one is the fever or pyrexia. Fever is actually the increase in temperature. Increase in temperature. हमारे बॉडी में जब टेम्परेचर में इंक्रीज होती है तो उसको हम उस कंडीशन को फेवर या पायरेक्सिया कहा जाता है। ये मलेरिया और टाइफाइड के केस में ज्यादा होता है, राइट? मलेरिया में क्यों? क्योंकि इसमें रिलैप्सिस आते हैं, मलेरिया रिलैप्सिस। ओके, रिलैप्सिस आते हैं, मतलब ये इसमें आपका डिजीज मतलब ये फीवर का एक टाइम आ जाता है हर 24 आवर्स के बाद या 12 आवर्स के बाद या 8 आवर्स के बाद, तो उसको हम नाम देते हैं रिलैप्सिस का। और ये कैसे प्रोड्यूस होता है? ये बाय मींस ऑफ द मे बी बाय टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग बाय द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म और केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिलीज बाय द न्यूट्रोफिल्स, राइट? और ये क्या करता है, डायरेक्टली अफेक्ट द हाइपोथैलेमस एंड इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर। सो इट मींस कि दिस फेवर और पायरेक्सिया इसका ताल्लुक किस चीज के साथ है? केमिकल्स के साथ है, टॉक्सिन्स के साथ है। जैसे ही उसको डिटेक्शन मिलेगी तो बॉडी का टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा। व्हाई? इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि उस कंडीशन में फिर जब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए तो बैक्टीरिया और अदर जर्म्स वगैरह जो है वो सर्वाइवल नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाई बीमारी जो है फीवर, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन आस्क
अच्छा, और हाँ, ये आप लोगों के लिए मैं यूट्यूब पे भी अपलोड करूँगा, तो जिन लोगों को किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, आप यूट्यूब के लेक्चर्स भी देख लें, उसमें ये सही क्लियर होगा। ठीक है, क्योंकि वो मैंने सिर्फ टॉपिक वाइज डिवाइड किया है। और इसमें से हम क्या करते हैं, कोशिश यही है कि अर्लियर कोर्स को कंप्लीट कर ले, ताकि आप लोगों को ये ईद से पहले पहले इसके जो सीरीज है ये पहुंच जाए। आप लोगों का सिर्फ मतलब ये है कि कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर होना चाहिए इसमें, और कंप्लीट कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए और याद करने के लिए सबक को आप यूट्यूब के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और उसको ज़रूर देखिए। सही है, अभी लेक्चर्स को फिर एंजॉय कर लें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।